राम राम सा। लीजिए, आज फिर हाजिर हैं हम आपके साथ आपके पसंदीदा कार्यक्रम राम राम सा में। इस कार्यक्रम को आप लोगों का जो स्नेह और प्यार मिला है उसके लिए हम आपके आभारी हैं। जब आपके फ़ोन कॉल्स अधिक होते हैं और हमारे पास समय कम पड़ जाता है तो हमें लगता है कि हम हमारी मुहिम में कहीं न कहीं सफल हो रहे हैं। आपके लगातार आते फ़ोन कॉल्स हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम इस कार्यक्रम को और भी अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक बनाएं, जिससे हमारे किसान भाई लाभ उठा सकें। हमेशा की तरह आज भी आप हमें 0141 451 5103 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं राम राम सा। पिछले कार्यक्रम में हमने कर्ज माफी की बात की थी, जिसमें किसान नेताओं ने अपने पक्ष को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया। उसी बात से एक बात निकली कि यदि कर्ज माफी दी जाती है तो लोगों का क्रेडिट डिसिप्लिन बिगड़ जाता है, अर्थात लोगों की कर्ज की वापस चुकाने की आदत खराब होने लगती है। परंतु यदि ये आदत बिगड़ती है तो उन प्राइवेट बैंक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो आज रूरल फाइनेंसिंग के जरिए गांव के लोगों को लोन उपलब्ध करवाते हैं। क्योंकि कर्ज तो कर्ज है, चाहे वो खेती के लिए लिया गया हो या किसी भी अन्य कार्य के लिए। यदि कर्ज लिया गया है तो उसे चुकाया भी जाना चाहिए। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो बहुत ही अनुभवी शख्सियत को, जिनमें से एक है मिस्टर ऋषि धारीवाल, जो कि नेशनल क्रेडिट मैनेजर हैं और इस सब्जेक्ट पर एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ अशोक कुमार सोगानी हैं, जो कि रिटायर्ड चीफ मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। सबसे पहले मैं दोनों मेहमानों का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और सारे राजस्थान के किसान भाइयों की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं। ऋषि सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि एयू फाइनेंस एयू बैंक में तब्दील हुआ। कार्यक्रम में चर्चाओं को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप ही के पास आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं बहुत संक्षिप्त में कि किस प्रकार राजस्थान का द फाइनेंसर आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हुआ। नमस्कार। प्रदेश के सभी ग्राहकों और किसान भाइयों को एयू बैंक की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। एयू, जैसा कि आप जानते हैं, जयपुर से जन्मा हुआ और राजस्थान में पनपा हुआ बैंक है और पिछले 22 सालों से हम लोग आप लोगों की सेवा में तत्पर हैं और आप लोगों के ही सहयोग से और आप लोगों के प्रोत्साहन से आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं कि हम व्हीकल फाइनेंसिंग से बढ़ते हुए हमने छोटे बिजनेस लोन देने शुरू किए और उसके बाद धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ाते हुए आज देश के 10 राज्यों में 300 से अधिक ब्रांचेस के साथ में एयू ने एज ए बैंक पिछले 3 महीने से काम करना शुरू किया है। प्रदेश के अंदर राजस्थान में हमारी 140 शाखाएं हैं, जो कि अब प्रदेश के सभी वासियों को बैंकिंग की सभी सुविधाएं प्रदान कर रही है। कम से कम ऑलरेडी हमने 60 से 70 हज़ार ग्राहकों के खाते एयू बैंक में खोल दिए हैं और हम निरंतर ये प्रयास में लगे हैं कि एक नए 21वीं सदी की बैंकिंग सुविधाएं और सेवाएं जो हैं वो हम प्रदेश के वासियों को प्रदान करके और प्रदेश की प्रगति में आप लोगों का साथ करके आगे बढ़ सकें। ऋषि सर, पिछले प्रोग्राम में या कुछ समय से आप देख रहे होंगे किसान सड़क पर हैं, कर्ज माफी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इसी संदर्भ में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का एक बयान आया था कि अगर इसी तरीके से कर्ज माफी होती रही तो लोगों का क्रेडिट डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा। मैं आपसे सीधे सीधे शब्दों में क्रेडिट डिसिप्लिन को समझना चाहता हूं। क्रेडिट डिसिप्लिन की ये क्या बात उन्होंने कही और एग्जैक्टली क्रेडिट डिसिप्लिन है क्या? क्रेडिट डिसिप्लिन एक तरह से, वैसे अब आज की तारीख में जब लोन लिया जाता है तो एक एग्रीमेंट साइन होता है, लेकिन लेन देन का व्यवसाय तो मानव के जब से सभ्यता शुरू हुई है तब से हमेशा से चलता रहा है और आर्थिक प्रगति में लेन देन का जो विश्वास है, जो भी व्यवसाय है उसमें हमेशा लेन देन होता है और ये एक भरोसे का उसमें भरोसा बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है कि अगर आपने किसी से उधार लिया है तो आप उसे वापस चुकाएंगे। वो किसी मित्र से लिया हो, रिश्तेदारों से लिया हो या आज की तारीख में बैंकों से लिया हो।
क्योंकि बैंकों के पास भी जो पैसा है वो आप ही जैसे लोगों का है। जो सेविंग्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में लोग पैसा जमा करते हैं, बैंक उसी पैसे को आगे आप लोगों को, सभी लोगों को ऋण के रूप में प्रदान करता है, ताकि आप अपना व्यवसाय और अपना कार्य आगे बढ़ा सकें। ऋण एक तरह से जो भविष्य की आपकी कमाई की संभावना है उसके बेसिस पे, उसके मुताबिक आपको दिया जाता है, ताकि आप अपनी कमाई बढ़ा सकें और उससे ऋण को चुका सकें। अगर कोई ऋण नहीं चुकाता है तो उसका इफेक्ट उन लोगों पे होता है जिन्होंने उस बैंक के अंदर पैसा जमा किया है। और जब ये विश्वास का जो रिश्ता है उसमें कहीं पे ब्रेक पड़ता है, तो डिपॉजिटर की, जिसने सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडीज के अंदर अपना पैसा रखा है, उसमें बैंक को फिर सोचना पड़ता है कि मैं किन लोगों को लोन दूं ताकि मुझे उस ऋण को माफ करने की नौबत ना आए और मैं अपने जमाधारों को का पैसा सुरक्षित रख सकूं। तो जब रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब ने बोला है कि इससे क्रेडिट डिसिप्लिन में खलल पड़ता है, तो उसका मतलब यही है कि अगर ऋण नहीं चुकाया जाएगा तो ऋण देने में फिर आगे परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऋषि सर, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। इससे अशोक जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इस समय हमारे एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीकर से मूलचंद जी। जी मूलचंद जी। राम राम सा। राम राम सा मूलचंद जी। राम सुनील जी, मैं आप पूछ रहा हूँ कि मैं एक ट्रैक्टर लियो पहली। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं भी को बिना खाता बंद करावन गयो। ठीक है। साल भर बाद में। जी हाँ। तो पहली तो मैं बोले कि को मैंने चार्ज लाख सी अलग से। ठीक है। जी हाँ। ठीक है ना। तो मैं बाकी वो स्टेटमेंट कटा योजना भी का मैंने तो ब्याज तो मेरे ने पहले ले लिया। ठीक है। अब ब्याज ले लिया, फिर भी खाता ने बंद करावा का पैसा और चार्ज कर लिया। जी हाँ। आप क्या पूछना क्या चाहते हैं मूलचंद जी? हैं जी, पूछना क्या चाह रहे हैं आप? मैं आई पूछ रहे हूँ जगह जगह दोबारा मेरे ने पैसा लिया भी खाता ना बंद करावा का। हाँ। और ग्रोथ चार्जर बोलर। जी हाँ। भाई क्या बात कर ले भाई। जी हाँ बिल्कुल। ब्याज तो दे मेरे ने पहले ले जाओ, जो पहले किस्ता बने जी मैंने ब्याज जोड़ दे और मूलधन तो लास्ट टाइम खड़े रहे। मूलचंद जी आपके सवाल का सटीक जवाब देने के लिए हमारे साथ ऋषि जी मौजूद हैं, क्योंकि ये एक आम प्रश्न है लोगों का जब वो फोरक्लोज कराने जाते हैं तो फोरक्लोजर चार्जेस उनसे मांगा जाता है। जी हाँ ऋषि सर, ये फोरक्लोजर चार्जेस की बात कर रहे हैं। मूलचंद जी राम राम। तो इमें बात आ है साहब कि जने आपने लोन दियो जावे तो बैंक की नहीं दूसरा आदमी उसू उतने टाइम रो पयो पैसा लेके आता है और उतना ब्याज उसको कमिट करता है कि भाई आप ये समझो कि अगर आपको 5 साल का लोन दिया तो 5 साल का पैसा किसी और से लिया है, तब आपको 5 साल का लोन दिया है। अब जब आप फोरक्लोज करते हो तो अगले आदमी को तो मैं पैसा वापस नहीं कर सकता ना, क्योंकि उससे तो मैंने 5 साल का पैसा लिया है। इसलिए फोरक्लोजर का चार्ज लगाया जाता है, क्योंकि जिससे हम पैसा लेके आते हैं, अब आप समझिए कि मैंने 5 साल की एक किसी से डिपॉजिट ली 5 लाख रुपए की और उस पे मैं 8% ब्याज दे रहा हूं। आगे आपको मैंने 5 लाख का लोन दे दिया 11% पे, तो अब अगर आप 3.5 साल बाद खाता बंद कराएंगे तो अगले 1.5 साल भी तो मेरे को उस आदमी को जिससे मैंने 5 लाख की डिपॉजिट ली है उसको ब्याज भरना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो इसलिए ये फोरक्लोजर का चार्ज लगाया जाता है, क्योंकि जो डिपॉजिटर है उसको आगे का ब्याज ऑलरेडी कमिट किया हुआ होता है बैंक का। अशोक जी, क्या नेशनलाइज बैंक में भी इस तरह के फोरक्लोजर चार्जेस हैं? मैं सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। इस विषय पे मैं ये बताना चाहूँगा कि यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज में और जो गवर्नमेंट संचालित बैंकें हैं उनमें। जी हाँ। कि उनमें इस तरह के कोई भी हिडन चार्जेस या इस तरह के कोई चार्ज नहीं लिए जा सकते और ना लेते हैं। आज आपने ट्रैक्टर लिया है और महीने भर बाद ही आप जाकर के बैंक में उसका संपूर्ण राशि जमा कराना चाहते हैं तो आप जमा कराइए, 1 महीने का ब्याज लेंगे और आपका खाता बंद कर देंगे। तो ये इस तरह के जो चार्जेज हैं ये केवल प्राइवेट बैंक्स में हैं या एनबीएफसीज में हैं, और मैं समझता हूँ कि ये शायद रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अगेंस्ट भी है कि इस तरह से किसानों से
ऐसा पैसा वसूल किया जाता है। जी नहीं, उसके बदले में शायद प्राइवेट फाइनेंस जो है वो बहुत सारी दूसरी सुविधाएं भी हमें देते हैं। चलिए, ये चर्चा का विषय अभी नहीं है, फिलहाल हम चर्चा किसी और बात पे कर रहे हैं। अशोक जी, अभी ऋषि जी ने बताया क्रेडिट डिसिप्लिन वाली बात। अब अगर हम राष्ट्रीयकृत बैंकों की बात करते हैं तो वहां तो क्रेडिट डिसिप्लिन बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है लोगों का। लोग चाहते ही नहीं कि पैसा चुकाएं, और वो आते हैं, कुछ समय जाकर ब्याज जमा करा देते हैं और उसके बाद लंबा चलता रहता है और बहुत सारे लोन वेव ऑफ हो जाते हैं। इसके बारे में अभी जो हमारे यंग साथी एई फाइनेंस के थे, उन्होंने क्रेडिट डिसिप्लिन के बारे में काफ़ी बताया। जी हाँ। लेकिन उसमें मैं कुछ बातें जोड़ना चाहता हूँ कि क्रेडिट डिसिप्लिन केवल एक पैसा लेकर के वापस करना ही नहीं है। क्रेडिट डिसिप्लिन ये कहलाता है कि जिस चीज़ के लिए आपने रकम बैंक से प्राप्त की है, पहले वो असेट आपको क्रिएट करना चाहिए। जैसे ट्रैक्टर के लिए लिया है तो उसको ट्रैक्टर परचेज के काम में लेना चाहिए। फसली ऋण लिया है तो उसको फसल के अंदर लगाना चाहिए, या कुएं के लिए लिया है या फव्वारों के लिए लिया है, जिस किसी चीज के लिए। तो कभी 10-15% किसान ऐसे होते हैं कि जो बैंक से ऋण तो ले लेते हैं लेकिन उसका सही उपयोग नहीं करते और किसी काम में लगा देते हैं, शादी ब्याह में लगा देते हैं और किस तरह के काम में लगा देते हैं। अशोक जी, एक बार बीच में रोकूंगा। रामदयाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भगवत सिंहपुरा से। जी रामदयाल जी। जी, मैं यहाँ पूछना चाहूँ, बैंक वाला अधिकारी था के साथ बैठे है, बैंक मायने किसानों ने कर्ज लेने वास्ते बहुत सारी फाइलें भरनी पड़े, पूरा जो कागज सारा जमा करावा के बाद भी बैंक वाला मैं जमा करायो 10 दिन बाद में मैंने बोला है कि था कि तो जो लोन कौन मिल सके था तो पहले डिफॉल्ट। तो मैं कहा बैंक में कदे जिंदगी में लिया ही कौन, लोन ही कौन लिया, तो मैंने यहाँ नहीं मना कर दे। अब थे जानो किसाना के कितनी बड़ी समस्या हुआ है, खेती में बार उपज भी कौन हो रही है, बैंक भी माने लौटा। रामदयाल जी यहाँ बीच में रोकना चाहूंगा, आपसे क्या कहा बैंक वाले ने, आप वो बात बताएं। बैंक वाला ने मैं जब कागज जमा कराया तो बैंक वालों या बोलो कि थाने लोन कौन मिल सके था, तो पहले जो बैंक में था लोन बकाया चल रहा है, मैं तो कदे जिंदगी में लोन ही कौन लियो। तो इस स्थिति में जो किसान है वो कहीं करे। बिल्कुल बिल्कुल रामदयाल जी, आपको इसका ये क्योंकि चर्चा थोड़ी आगे चलने वाली थी, परंतु क्योंकि आपका सही समय पर प्रश्न आ गया है तो मैं चाहूंगा, असल में एक संस्था होती है जिसे कहते हैं सिबिल, उसके बारे में ऋषि धारीवाल जी हमें शायद ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। सर, यहाँ मैटर शायद सिबिल वाला है कि उन्होंने पेपर लगाए और पेपर लगाने के बाद उनका कहीं से सिबिल में नेगेटिव आया और उसके बाद उन्हें मना कर दिया गया। नमस्कार साहब। तो इसमें ऐसा है साहब कि हो सकता है कि आप ही के नाम का कोई और व्यक्ति है जिसका किसी दूसरे बैंक के साथ डिफॉल्ट होगा। आप उस बैंक से जहां पे आपने एप्लीकेशन दी थी लोन के लिए, वहां पे आप अर्जी उनको कह सकते हैं कि आपको आपकी सिबिल रिपोर्ट दी जाए। बैंक आपको बगैर कोई चार्ज लिए सिबिल रिपोर्ट देगा आपकी, और उसमें फिर आप सिबिल का एक नंबर दिया हुआ होता है, वहां पे आप फोन करके और अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कि ये ऋण जो है ये आपका नहीं है, ये किसी और व्यक्ति का है। वो सिबिल वाले उसको चेक करके और आपको वापस आपकी रिपोर्ट को जो है वो ठीक करके दे सकते हैं, ताकि आपको आगे ऋण लेने में कभी तकलीफ ना हो। इस बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा धारीवाल जी। बिल्कुल सर। कि कई बार किसान खुद तो ऋण नहीं लेता है, लेकिन जाने अनजाने में अपने गांव के, अपने रिश्तेदार के, किसी के भी साथ जाकर के बैंक में जमानत दे देता है। अब मान लो जिसको ऋण दिया गया है उसकी आपने जमानत दी है और जिसने ऋण लिया है वो पैसा नहीं जमा कराता, तो उसके जमानती के भी सिबिल में वो एक रिपोर्ट आ जाती है और उसकी वजह से वो अयोग्य घोषित हो जाता है। तो आप पहले ये चेक कर लीजिए कि आपने कहीं किसी की जमानत तो नहीं दी है। जी हां, सिबिल पर अभी एक लंबी चर्चा हमारी जारी है। क्या होता है सिबिल, क्या होता है सिबिल स्कोर और किस तरीके से सुधारा जा सकता है अपने सिबिल स्कोर को, परंतु वो चर्चा करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए A1 टीवी। राम राम सामे, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। ब्रेक पर जाने से पहले एक प्रश्न उठा कि सिबिल नेगेटिव होने के कारण उनका लोन नहीं हो पाया। ये क्या है सिबिल, ये क्यों नेगेटिव आता है, जानते हैं ऋषि सर से। ऋषि जी। तो ऐसा है कि सिबिल और इस तरह की 3 और संस्थाएं हैं, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और क्रिफ हाईमार्क।
जहां पे सभी बैंक आपके लोन के जो की पूरी डिटेल है कि कितना लोन है, किस वक्त लिया गया और हर महीने आप कितनी किस्त दे रहे हैं, टाइम से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो सारी डिटेल जो है वो सभी देश के सभी बैंक और सभी NBFCs हर महीने इन चारों संस्थाओं को, जिसमें से सबसे बड़ी सिबिल है, उनको देती है, ताकि अगर कोई लोन नहीं चुका रहा है वक्त पे या चुका रहा है, ज़्यादा तो चुकाने वाले लोग हैं इसीलिए ऋण देने की व्यवस्था देश में चल पाती है। जी हाँ। और उसका अगर किसी भी बैंक में आप जाते हैं तो आपको फिर वो बैंक सिबिल से अपना आपकी रिपोर्ट निकाल लेता है और उससे उनको पता चलता है कि आपने कुल कितने लोन लिए हुए हैं, आप कितने लोन आपने टाइम से चुकाए हैं, कौन से लोन लिया है, 2 व्हीलर के लिए लिया है, पर्सनल लोन लिया है, कृषि के लिए लोन लिया है, ट्रैक्टर वो कमर्शियल व्हीकल के लिए, ट्रक के लिए लोन लिया है या पर्सनल कार के लिए लोन लिया है। ये सारी बातें उस रिपोर्ट से पता चलती हैं, जिससे बैंक वालों को आपको जल्दी से जल्दी लोन देने में आसानी होती है। अगर ये रिपोर्ट नहीं उपलब्ध हो तो फिर बैंक वाले आपको कहेंगे कि जी आप स्टेटमेंट लाके दो। जी हाँ। वो अगली कंपनी आपको स्टेटमेंट देने में हिचक कर सकती है, कुछ कंपनियां उसके लिए स्टेटमेंट देने के लिए चार्ज भी करती हैं। जी हाँ। तो सिबिल से एक जगह से ही आपके सभी लोन्स की इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक को प्राप्त हो जाती है और उससे आपको लोन देने में आसानी होती है। इसी बीच शांतिलाल जी हमारे साथ दूदू से जुड़ गए हैं। जी शांतिलाल जी। राम राम साहब। राम राम साहब। साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो बूंद बूंद की सिंचाई योजना की जो मशीन है, जी हाँ, वो लगाने के लिए कितना लोन मिलता है और कितनी सब्सिडी, और क्या प्राइवेट बैंक से ये लोन उपलब्ध हो सकता है? शांतिलाल जी, इसका जवाब देने के लिए अशोक सोगानी जी हमारे साथ हैं, जो कि पिछले कई सालों से राष्ट्रीयकृत बैंकों में ये सब कार्य कर रहे हैं। सोगानी साहब, देखिए, ये जो सिंचाई के साधन हैं इनमें 3 तरह के हैं। एक तो स्प्रिंकलर इरिगेशन है, जी हाँ, दूसरा ड्रिप इरिगेशन है, जी हाँ, और इसमें स्प्रिंकलर में एक तो होता है कि जो खेतों में एक बार बिछा दिया जाता है परमानेंट, जी हाँ, और एक होता है कि जिसको शिफ्टिंग कर सकते हैं। जी हाँ, तो जो शिफ्टिंग करते हैं उसके लिए 1 एकड़ में करीब 20,000 का खर्चा आता है। जी हाँ, और जिसमें परमानेंट जो सब्जी वगैरह के लिए करते हैं वो ड्रिप इरिगेशन कहलाती है। वो ड्रिप इरिगेशन के लिए करीब 1 एकड़ में 1,35,000 का खर्चा आता है, जिसमें इनको काफी अच्छी सब्सिडी मिलती है। लोन कितना हो जाता है सर इस पूरे इक्विपमेंट? मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें 70%, छोटे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जी हाँ, उनको 70% तक सब्सिडी है, ठीक है, और जो बड़े किसान हैं उनको 50% जो है सब्सिडी है। अब आप देख लीजिए कि एक उसकी स्प्रिंकलर की या ड्रिप इरिगेशन की लागत 1,35,000 है, इसमें से 70% आपको सब्सिडी मिल सकती है अगर आप छोटे किसान हैं तो, और बड़े किसान हैं तो आपको इसमें 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। बाकी का आपको जो है बैंक के द्वारा ऋण दे दिया जाएगा। जी हाँ, और शायद सब्सिडी वाला ही एक मुख्य कारण है जिसके कारण प्राइवेट बैंक्स अभी इस तरह के फाइनेंसिंग में नहीं आए। क्यों ऋषि जी? हाँ बिल्कुल, सब्सिडी में जो पैसा है वो सरकार से मिलता है, और अलग अलग राज्यों में सरकारें इसको टाइम से बैंकों को देने में काफ़ी टाइम लगता है। कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे पेमेंट टाइम से आ जाता है, तो प्राइवेट बैंक्स कोशिश करते हैं कि उन स्टेट्स में हम ये माइक्रो इरिगेशन के लिए भी फंडिंग करते हैं, लेकिन अक्सर कई प्रदेशों में वो पैसा टाइम से नहीं आता है। उससे जो क्रेडिट डिसिप्लिन की बात हो रही थी, ये एक तरह का क्रेडिट डिसिप्लिन ही है, तो फिर बैंक उस तरह की फंडिंग नहीं कर पाते हैं। ऋषि सर, इस तरह की फंडिंग नहीं कर पाते, परंतु प्राइवेट बैंक्स किस तरीके से रूरल फाइनेंसिंग में मदद कर रहे हैं, किस तरीके से उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। तो प्राइवेट बैंक्स ज़्यादातर, जैसे एयू बैंक है, हम गाड़ियों के लिए लोन देते हैं। जी हाँ। तो जैसे फार्मर्स को अपनी प्रोड्यूस मंडी तक ले जाने के लिए या शहर तक भेजने के लिए गाड़ियों की आवश्यकता होती है, तो हम गाड़ियों का ऋण बहुत
आसानी से और बहुत ही जल्दी उपलब्ध कराते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे छोटे व्यवसाय हर छोटे शहर में और हर छोटे गांव में आज की तारीख में हैं। उन व्यवसायों को भी अक्सर, क्योंकि गांव में होते हैं या छोटे कस्बों में होते हैं, तो वो किसान भाई होते हैं जिनके जैसे जैसे परिवार बढ़ते जाता है तो वो एक छोटा व्यवसाय भी शुरू कर देते हैं। तो एयू ने इस चीज़ में आज से 7 साल 8 साल पहले पहल करी थी, और हम छोटे व्यवसायों के लिए भी लोन देते हैं। 3 लाख रुपए से लेके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरह के लोन हम देते हैं। तो एयू ने इसमें पहल करके और इसमें गांव के विकास के लिए हमारा ये योगदान रहा है। इसके अलावा प्राइवेट बैंक जो हैं वो क्रॉप लोन भी देते हैं, जो कृषि के लिए लोन दिया जाता है। वो मतलब ज़्यादातर सभी बैंक्स करते हैं, और उससे भी किसान भाइयों को फायदा होता है। इसी बीच रामपाल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं थानागाजी से। जी रामपाल जी। हेलो जी रामपाल जी। सर, मैं रामपाल यादव बोल रहा हूँ सर, थानागाजी से। हाँ रामपाल जी बोलिए, प्रश्न पूछिए अपना। सर राम राम। राम राम। सर, मैं पूछना चाहता हूँ सर कि किसान क्रेडिट कार्ड का समय पर अगर हम भुगतान नहीं करें तो उसके बाद में भी क्या हमारा सिबिल स्कोर बिगड़ सकता है? जी हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न इन्होंने पूछा है अशोक जी। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसान क्रेडिट कार्ड जो कि आज लगभग हर किसान के पास है, उसका समय पर टाइम से अगर वो पेमेंट ना करें तो क्या फिर भी सिबिल में नाम आता है उसका? बिल्कुल सिबिल में नाम आ जाता है, और ये इसके लिए देखिए किसान भाइयों के हित में ही है। ये जो क्रॉप लोन दिया जाता है वो कितने सस्ते ब्याज पे बैंकें उपलब्ध करा रही है, आपको सुनकर बड़ा अचंभा होगा कि 7% सालाना ब्याज है इसके ऊपर। और अगर आपने नियमित समय पर अगर उसको चुका दिया है तो केवल 4% ब्याज से आप अपना खेती बाड़ी का धंधा कर सकते हैं। इतनी यानी 3% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तो फिर एक अचंभे की बात है, और कि ये जो किसान भाई हैं इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं अपना जो है क्रेडिट डिसिप्लिन सही रखते हैं। और समय पर क्या है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आपको रकम ले जाके जमा करनी है, सिर्फ ब्याज आपका जमा होगा, 2 दिन 3 दिन बाद में वापस पैसा मिल जाएगा। तो जो क्रॉप लोन है वो इतना सुंदर और बढ़िया बैंकों की तरफ से एक साधन उपलब्ध कराया हुआ है किसानों का, उसका भी अभी तक मतलब वर्षों हो गए किसानों को क्रॉप लोन लेते हुए, फिर भी सुधार नहीं हो रहा है। तो ये सही बात नहीं है, और आप बिल्कुल इसका जो भी जैसे ही आप अवधि पार जाएंगे ये सिबिल में चला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि ऋषि जी ने बिल्कुल कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि ये कोई नई चीज नहीं है, क्रेडिट डिसिप्लिन कोई नई चीज नहीं है, ये सबसे पुराना व्यवसाय है जिसमें साहूकार के पास अगर आप सही समय पर पैसा देते हैं तो अगली बार जब पैसा लेने जाएंगे तो आपको ब्याज भी कम मिलेगा और बहुत जल्दी आपको पैसा मिल जाएगा। जिस क्रेडिट डिसिप्लिन की बात हम कर रहे हैं, असल में उसे गाँव में साख के नाम से जाना जाता था। जिसकी साख अच्छी उसे तुरंत लोन मिल जाता है और कम ब्याज पे लोन मिलता है। सर, अगला सवाल ये है, सिबिल बिगड़ जाता है ये तो पता है, परंतु किस कंडीशन में बिगड़ता है? अगर हम प्राइवेट फाइनेंस की बात करें, इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, 12 होती हैं, 36 होती हैं, 24 होती हैं, 1 इंस्टॉलमेंट पे, 2 इंस्टॉलमेंट पे, 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब कितनी इंस्टॉलमेंट जब टूट जाती हैं उसके बाद नाम सिबिल के लिए प्रोसेस होता है? ऋषि सर। तो ये जो सिबिल में नाम दिया जाता है, ये आप डिले से पे कर रहे हैं या आप टाइम से पे कर रहे हैं, हर महीने की हर लोन की किस्त की इंफॉर्मेशन हमको सिबिल को देनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपका समय, अगर आप समय पे दे रहे हैं तो आपका नाम नहीं जाएगा। आप समय पे दे रहे हैं तो भी नाम जाएगा, आप समय पे नहीं दे रहे हैं तो भी नाम जाएगा। अगर आपने किसी बैंक के साथ मूलधन से कम में सेटल किया है तो भी नाम जाएगा, और ये भी अपडेट जाएगा कि भाई इनका लोन सेटल हुआ था। तो अगर आपकी किस्त ड्यू चल रही है, तो अगर 1 ड्यू चल रही है, 2 ड्यू चल रही है या ज़्यादा ड्यू चल रही है, तो वो सब इंफॉर्मेशन जो है वो सिबिल में दी जाती है, ताकि दूसरे लोन देने वाले को आपको लोन देना है या नहीं देना है वो आसानी से समझ में आ सके। जी हाँ, ये असल में एक पैमाना है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट आता है सिबिल की तरफ से।
जिस स्टेटमेंट को देखकर दूसरी फाइनेंस कंपनी तय करती है उसकी 2 इंस्टॉलमेंट टूटी हुई है, 1 टूटी हुई या 3 टूटी हुई है, ये फाइनेंस कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो उसे आगे लोन दे पाएंगी या नहीं दे पाएगी। सिबिल को कैसे ठीक करें और सिबिल के साथ आगे फ्यूचर में सिबिल सही रखने पे क्या फायदे हैं, ये बात करेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि किस तरह से सिबिल बिगड़ता है और किस तरीके से सिबिल को कैलकुलेट किया जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से, उसकी कई बार फाइनेंशियल स्टेज ऊपर नीचे होती रहती है और उसका सिबिल खराब हो जाता है, तो किस तरीके से उसकी सिबिल को सुधारा जाए, इसका मतलब है कि साख को किस तरह से वापस बनाया जाए। मैं एक्सपर्ट पैनल में सबसे पहले ऋषि जी के पास आता हूं, उसके बाद फिर अशोक जी के पास आऊंगा। ऋषि जी बताइए, किस तरीके से इसे प्राइवेट बैंक्स में से सुधारा जा सकता है? सिबिल को अपने रिकॉर्ड को सुधारने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आप किस्तें देने में कभी पीछे भी हो जाते हैं तो भी आप जितना दे सकते हैं पैसा उतना देते रहें, ताकि उसके ऊपर आपका ओवरड्यू का ब्याज ना चढ़े। और पैसा बहुत ज़्यादा ओवरड्यू हो जाता है तो फिर आपके लिए देना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप रेगुलरली, अगर मान लीजिए आपकी 2 किस्तें टूट गई लेकिन उसके बाद आपकी स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, तो आप भले ही पुरानी किस्त ना भी चुका पा रहे हों तो जितनी आगे की किस्त है वो देते रहेंगे। और कोशिश करें कि बकाया किस्त की आधी किस्त, पौनी किस्त जितनी भी दे सकते हैं वो धीरे धीरे कवर करें। और उसके बाद जैसे ही आप मान लीजिए 4-6 महीने में आप लाइन पे आ जाते हैं, टाइम से देना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप वक्त के साथ आपका सिबिल का जो स्कोर है वो वापस भी सुधर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि 1 या 2 किस्त टूटने से स्कोर हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। आप उस जितनी किस्तें बकाया हैं उनको धीरे धीरे कवर कीजिए और कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी उसको टाइम पे ला सकें। तो उससे जैसे जैसे आपका जितनी किस्तें आप टाइम पे वापस देना शुरू कर देंगे वैसे आपका स्कोर वापस सुधरना भी शुरू हो जाता है। और कोई भी बैंक ऋण देते वक्त आपकी नीयत की पहचान करना चाहता है, और नीयत की पहचान का तरीका ये है कि भाई अगर आपके पास गाड़ी है या आपने कोई लोन लिया हुआ है, आप अगर जाके समझाएंगे कि जी मेरे घर में बीमारी हो गई थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, उस दौरान 3 महीने मैं किस्त नहीं चुका पाया, लेकिन उसके बाद मैंने किस्तें टाइम से चुकाई है, तो कोई भी बैंकर हमेशा चाहेगा कि जिस ग्राहक की नीयत साफ है उसको वो ऋण जरूर ही उसको उपलब्ध कराना चाहेंगे। और इसीलिए हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर पिछड़ भी गए किस्तें देने में तो कोशिश करें कि उसे वापस पटरी पे ला सकें। नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन शर्मा जयपुर से जुड़े हैं। जी नवीन। हेलो जी। जी हम आपका प्रोग्राम देख रहे थे। एक छोटा सा सवाल है। जी हाँ पूछिए। एक क्रेडिट कार्ड था, उसका पेमेंट हमारा क्या ड्यू हो गया। ठीक है। आफ्टर दैट उन लोगों ने हमें सेटलमेंट ऑफर किया और सेटलमेंट के साथ वो लोग बोल रहे हैं अगर सेटलमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारा सिबिल से नाम हटा देंगे। जी हाँ। तो ऐसा होता है या वो हमसे बस ऐसे मतलब कह रहे हैं, समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं सोचा पूछ लेते हैं एक बार आपसे। जी नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। आपके सामने टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहा था और आपने डायल किया और हम तक पहुंचे। हमारे पास का जवाब देने के लिए दोनों एक्सपर्ट हैं। अशोक जी, क्या संभव है सेटलमेंट लेटर से सिबिल में से नाम हटना? सेटलमेंट लेटर से देखिए सिबिल में से नाम हटना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें हमेशा ये आता रहता है कि ये सेटलमेंट करके पैसा चुकाया गया है। जी हाँ। लेकिन आप चुका रहे हैं और उसकी रजामंदी से चुका रहे हैं, तो उसको कई बार जो आगे ऋण देने वाली संस्थाएं हैं उसको एक लिबरल तरीके से लेकर के आपको नया ऋण दे सकती है। ऋषि सर, आपका क्या व्यू है इस बात में? नवीन जी, इसमें ज़रूरी ये है कि आप सेटलमेंट मूल राशि पे कर रहे हैं या मूल राशि से कम कर रहे हैं। जी हाँ। अगर आपने बैंक से 50,000 रुपये लिए और आप सेटलमेंट के समय कम से कम पूरी मूल राशि भर देते हैं तो उसे कोई भी दूसरा बैंकर एक अलग तरीके से देखेगा। आपने 50,000 लिए और सेटलमेंट में आपने 20,000 ही दिए तो सिबिल रिपोर्ट में आएगा 30,000 रिटर्न ऑफ।
अगर वैसा लिखा हुआ आता है तो बैंकर उसको एक अलग नज़रिए से देखेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी आप सेटल करें तो आप ये भी देखें कि आपने पैसा इस्तेमाल किया है और वो पैसा चुकाने की जिम्मेदारी हमारी होती है, तो पूरा पैसा चुकाएं ताकि कोई भी दूसरा बैंकर है, जैसे मैंने पिछले सवाल में भी कहा था, अल्टीमेटली कोई भी बैंकर आपकी नीयत देखना चाहता है। अगर हमारी नीयत साफ है तो बैंकर जरूर आपको ऋण देंगे। जी हाँ, यहाँ एक बात मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं किसान भाइयों या दर्शकों जो भी हमारे स्क्रीन को देख रहे हैं, हमारे टीवी को देख रहे हैं, सिबिल ना तो किसी को मना करता है कि आप इन्हें लोन दीजिए, ना किसी को ये कहता है इन्हें लोन दीजिए। वो सिर्फ आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो निकाल कर सामने रख देता है। अब ये डिपेंड करता है सामने वाली फाइनेंस कंपनी पर कि वो उसे क्या समझे, क्या माने, उसे लोन दे पाता है कि नहीं। सिबिल सिर्फ आपको ये बता के देगा कि हमने इस क्रेडिट कार्ड का इतने रुपए में ये सेटलमेंट किया था। अब डिपेंड करता है सामने वाली फाइनेंस कंपनी पर, वो आप पर कितना भरोसा करती है, आपकी बातों पर कितना भरोसा करती है। क्यों ऋषि सर, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। और इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट या कोई भी लोन का सेटलमेंट करें तो उस बैंक से चिट्ठी ज़रूर लें कि इस टर्म्स पे सेटलमेंट किया गया है, और उनसे और उसकी रसीद जरूर अपने पास रिकॉर्ड में रखें। जी हाँ। क्योंकि अक्सर ग्राहकों की ये परेशानी देखी गई है कि सेटलमेंट के लिए उनके पास बाद में रसीद नहीं होती है, सेटलमेंट की चिट्ठी नहीं होती है, और ग्राहक फिर आगे फिर भी अपनी स्थिति को एक्सप्लेन करने में फिर मुश्किल में रहते हैं। तो ये चीजें अपने रिकॉर्ड में जरूर रखिए हमेशा। बीकानेर से विद्यासागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विद्यासागर जी, हेलो। जी राम राम सर। सुनील जी, राम राम सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि कृषि विभाग की जैसे जमीन खरीद रहा हूँ मैं। जी हाँ। हेलो। जी हाँ, जी हाँ, बोलिए बोलिए, सुन पा रहे हैं हम आपको। कृषि की जमीन खरीद रहा हूँ तो उसमें भी मुझे होम लोन जैसी सुविधा मिल सकती है? कृषि के लिए आप जमीन खरीद रहे हैं, उस पे आपको लोन चाहिए? हाँ सर, होम लोन जैसे ऋण सुविधा मिल सकती है? एग्जैक्टली मैं समझ गया। जिस तरह से घर खरीदने के लिए लोन मिलता है, क्या कृषि की जमीन खरीदने के लिए लोन मिलता है? बताइए अशोक जी, क्या संभव है? इनका सवाल ये है कि इनके पास कृषि भूमि है, जी हाँ, उस पर ये घर बनाना चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी अभी हाँ। करीब महीने भर पहले गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक प्रावधान किया है कि उस जमीन का कुछ हिस्सा कोई भी कृषक रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट करा सकता है अपनी पंचायत से। ठीक है। तो ये एक पहली शर्त है बैंकों की कि जिस जगह पे आप घर बनाएं वो रेजिडेंशियल एरिया के लिए कन्वर्टेड होना चाहिए। और चूंकि हमारी राजस्थान सरकार ने ये प्रावधान कर दिया है कि जिस किसी किसान भाई को अपना घर खेत पे ही बनाना है तो वो उसके कुछ हिस्से को कन्वर्ट करा सकता है। तो वो अपनी ग्राम पंचायत में इसका आवेदन करे और अपने जिस 200 गज, 300 गज, 500 गज जिस किसी हिस्से में वो अपना घर बनाना चाहता है उसका कन्वर्जन करवा के पट्टा ले करके बैंक में आवेदन करे, आराम से उसको गृह ऋण मिल जाएगा। हो सकता है विद्यासागर जी का यही प्रश्न हो, परंतु अगर मैं इसमें पूछना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति कृषि के लिए जमीन खरीदना चाहता है, कोई भी पड़ोसी की जमीन, अड़ोसी की जमीन खरीदना चाहता है, तो क्या उस पर होम लोन की तरह किसी प्रकार का लोन अवेलेबल है? देखिए उसमें प्रावधान तो है, जी हाँ, लेकिन मेरे अनुभव में और मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी किसी बैंक ने किया नहीं है। या तो वो बैंकर्स झिझकते हैं इस बात के लिए, या कुछ और अन्य कारण है कि जो व्यक्ति अपनी कृषि भूमि ही नहीं खरीद सकता तो वो आगे जाकर के क्या करेगा। तो इसलिए प्रावधान तो अवश्य है बैंकों के अंदर कि वो कृषि भूमि खरीद सकता है, लेकिन मेरी नॉलेज में अभी कोई ऐसा आया नहीं उदाहरण कि जहां बैंकों ने इस तरह का लोन दिया हो। और किस तरह की दूसरी सुविधाएं इससे संबंधित हैं अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को प्रदान करते हैं? देखिए अभी अभी करीब 1 साल पहले ही हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बढ़िया स्कीम लॉन्च की है और वो उन गांवों के लिए वरदान है कि जहां पर मैकेनाइजेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है या ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं होते किराए के लिए खेती करने के लिए। तो वो जो स्कीम है उसका नाम दिया है SMAM, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो उसके तहत क्या है कि
कोई भी इंडिविजुअल किसान, सोसाइटी या ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, जी हाँ। मतलब किसी भी तरह का जो उसका वो हो व्यक्ति, वो एक हब टाइप का एक बना सकता है जिसके अंदर 3-4 ट्रैक्टर रख सकता है, जी हाँ। कल्टीवेटर रख सकता है, हैरो रख सकता है, सीड ड्रिल रख सकता है, रोटावेटर रख सकता है और उनको फिर किराए पे दे सकता है। तो वो इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 स्कीमें बनाई हैं। एक तो जो है कि अशोक जी एक बार मैं बीच में रुकूंगा, काफी देर से कमल शर्मा जी होल्ड करके बैठे हुए हैं सीकर से। जी कमल जी। हेलो कमल जी, जी हाँ बताइए। साहब, मैं तो पूछ रहा हूँ कि सीकर में क्या देख रहा हूँ मैं, तो मेरा बापू सरकारी है, कर्मचारी है। हाँ। हेलो। जी हाँ। तो साहब क्या गवर्नमेंट बैंक में मैंने छूट दे ब्याज में, तो प्राइवेट बैंक भी दे सके क्या? आप स्वयं सरकारी कर्मचारी हैं? जी हाँ, शायद संपर्क कट गया है उनका। जहां तक मुझे प्रश्न समझ आया वो ये है कि सरकारी कर्मचारियों को कुछ रिबेट मिलती है जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, नेशनलाइज बैंक से। तो क्या इस तरह का कोई प्रावधान प्राइवेट बैंक्स में है ऋषि जी? नहीं, इस तरह का प्राइवेट बैंक्स में कोई प्रावधान है नहीं। चलिए, चर्चा हमारी ठीक इसी प्रकार जारी रहेगी और हम इसी प्रकार किसानों के फोनों पर उनका जवाब देते रहेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए राम राम साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले अशोक जी हमें बता रहे थे कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में जो किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहूंगा अशोक जी उसे कंटिन्यू करें। किसान भाइयों, जैसा मैं पहले अभी चर्चा कर रहा था एक स्कीम के बारे में जो कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है। ये एक बहुत ही बढ़िया स्कीम है आपके उन बच्चों के लिए जो बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट होकर के इंजीनियरिंग तक कर ली है, उन लोगों के लिए गांव के अंदर ही इतना बढ़िया साधन है रोजगार का कि आप उसका अवश्य ही फ़ायदा उठाएंगे। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 तरह की स्कीमें बनाई हैं। एक तो स्कीम है वो है फार्म मशीनरी बैंक अप टू 40 लाख, 40 लाख तक की लागत जो है वो कहलाएगी फार्म मशीनरी बैंक, और उससे ऊपर 100 लाख यानी 1 करोड़ रुपए की लागत से जो काम करेगा वो कहलाएगा हाई टेक हाई प्रोडक्शन इक्विपमेंट हब। जी हाँ। इन दोनों के लिए बहुत अच्छी सब्सिडी का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंतजाम किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है और हमारी राज्य सरकार भी ये चाहती है कि जिन गांवों के अंदर अभी तक ट्रैक्टर नहीं पहुंचे हैं या और जो खेती के औजार हैं, रोटावेटर है, सीड ड्रिल है, ये आपके थ्रेशर हैं, ये बड़े आजकल बहुत कीमती हो चुके हैं। तो हर एक छोटे किसान के बस की बात नहीं है कि वो अपने निजी तौर पे उसको खरीद लें। तो इसके लिए एक हब बना करके और जो उस पर किराए पे चलाने के लिए स्कीम है। आप 2, 3, 4 ट्रैक्टर तक खरीद सकते हैं, सीड ड्रिल रख सकते हैं, रोटावेटर रख सकते हैं, आपके लैंड लेवलर रख सकते हैं। उन सबको आप किराए पे देना है आपको। और इसमें 25 लाख तक की अगर कोई लागत है तो वो तो आप अपने स्वयं अपने पैसे से कर लें तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी मिलेगी 4 साल के बाद में, और वो बैंक में रहेगा पैसा। उस पर 25 लाख कम करके आपका जो 25 लाख से ऊपर जो लोन लेंगे वो उसके अंदर बैंक अपने पास उसको सब्सिडी को रख लेगी। वो अंत में आपको जब 9 साल पूरे हो जाएंगे, 9 साल तक आपको स्कीम चलानी है, जी हाँ। तब आपको वो सब्सिडी का पैसा उसमें दे दिया जाएगा। लेकिन उस जो सब्सिडी आपको जो मिलेगी, जी हाँ, उसको लेस करके जो ऋण आपने लिया उसमें लेस करके ही ब्याज बैंक लगाएगी। तो आप देखिए कितना बढ़िया तरीका है कि आप 3-4 ट्रैक्टर तक, इसमें इवन जो हमारे ट्रैक्टर डीलर भाई हैं, हाँ। वो भी इसी स्कीम में भाग ले सकते हैं और वो अपने शोरूम पर ये किराए के लिए ट्रैक्टर रख सकते हैं। और इसकी जो सब्सिडी है, ये स्कीम कम से कम आपको 10 साल चलानी होगी, लेकिन जी हाँ, ठीक है। तो इसकी बहुत अच्छी उपयोगिता है और इसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से सब्सिडी भी रखी गई है। अशोक जी चर्चा को जारी रखेंगे। नरेंद्र जी मोखमपुरा से हमारे साथ बीच में जुड़ गए हैं। जी नरेंद्र जी। हेलो नरेंद्र जी, प्रश्न पूछिए। हाँ जी। जी हाँ। हेलो। जी हाँ नरेंद्र जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। हेलो। प्रश्न पूछिए नरेंद्र जी। हेलो। हेलो।
हेलो नरेंद्र जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर, आवाज कम आ रही है आपकी। आप अपना हेलो? प्रश्न पूछिए, हमें सुनाई दे रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, हम बैंक से जब लोन लेते हैं प्राइवेट बैंकों से, तो उनके ये लोन के अंदर वो ब्याज की रेटें अलग कैसे है? प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहे हैं आप, नेशनलाइज बैंक्स की बात कर रहे हैं? हेलो? जी हाँ, हाँ, आप प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहे हैं? वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंकों का अलग अलग क्यों है प्राइवेट बैंकों का? जी हाँ, बिल्कुल। ऋषि सर। कोई 11% लेता है, कोई 16% लेता है, कोई 9% लेता है। ऋषि सर प्लीज। हाँ, ये अलग अलग प्राइवेट बैंकों का अलग अलग सिस्टम होता है, क्योंकि हर बैंक के पास उतना, हमारा जो रेट है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे पास डिपॉजिट कितनी है। जिन बैंकों के पास डिपॉजिट ज़्यादा होती है, क्योंकि डिपॉजिट पे आप जानते हैं कि करंट अकाउंट पे बैंक कोई भी ब्याज नहीं देता है, और सेविंग्स अकाउंट पे कोई बैंक 4% देता है, तो 4 से 7% तक अलग अलग बैंक ब्याज देते हैं। तो जितना डिपॉजिट का बेस होता है उस हिसाब से हमारे खुद की जो पैसे की लागत है वो निकाली जाती है, और उस हिसाब से बैंक जो हैं वो कितना ऋण के ऊपर ब्याज चार्ज करेंगे वो डिसाइड करते हैं। इसके अलावा अलग तरह के लोन के ऊपर अलग ब्याज लगाया जाता है। जी हाँ। तो अधिकतर बैंक जो हैं वो अगर हाउसिंग लोन देते हैं तो उसमें कम ब्याज होता है, क्योंकि आपका मकान उसमें गिरवी रखा जाता है। व्हीकल लोन देते हैं तो उसमें ब्याज ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। तो बैंक जो हैं वो ब्याज, और अगर पर्सनल लोन देते हैं जिसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, कोई कोलैटरल नहीं होता है, तो उसमें और ज़्यादा ब्याज लगाया जाता है। तो किस तरह का आप लोन ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ब्याज कितना लगेगा। ब्याज की दर क्या होगी। जितेंद्र कुमार जी पर्वत सर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जितेंद्र। हेलो। जी हाँ। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मैं पर्वत से बोल रहा हूँ। बोलिए। जो ये सरकार ने लोन की स्कीमें चला रखी है, तो सर उसमें बेनिफिट कहाँ दे रही है? बैंक वाले कहाँ लोन दे रहे हैं? कितने परेशान कर रहे हैं बैंक वाले, ये लाओ वो लाओ, उसके बाद में कहते हैं ये चीज नहीं है वो चीज नहीं है। तो बैंक वाले तो बहुत परेशान कर रहे हैं। सर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज स्कीमें चला रखी है लोन के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। आज उसी प्रकार की जागरूकता के लिए आज हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं। अक्सर बैंक को आपके लोन को प्रोसीड करने के लिए कुछ पॉलिसीज मेंटेन करनी होती है, कुछ पॉलिसीज को फॉलो करना होता है। उन पॉलिसीज को पूरा करने के लिए कुछ पेपर्स की आवश्यकता होती है, और वो पेपर्स आपको पूरे करने पड़ते हैं, क्योंकि ये बैंक की जरूरत है, बैंक की फाइल की आवश्यकता है। क्यों अशोक जी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कोई विशेष दस्तावेज नहीं मांगे जाते हैं। आपके जैसे अगर ट्रैक्टर लोन लेना है या फसली ऋण लेना है, तो आपकी जमाबंदी है, गिरदावरी है, ये आजकल कंप्यूटर पर उपलब्ध हो जाती है। वो आसानी से आप निकाल सकते हैं ई मित्र पर जाकर के। और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो कहलाते हैं कि आपकी एड्रेस प्रूफ के लिए आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है, इस तरह की ये छोटे मोटी चीज़ें हैं, ये बहुत आसानी से आप उपलब्ध करा सकते हैं बैंक को। और बैंक के पास है ही क्या आपका, सिवाय इन कागजों के? तो वो कागज भी अगर पूरे नहीं करेगी बैंक, तो फिर क्या करेगी बैंक के? ऋषि जी, बैंक्स आते हैं, नए नए तरह के बैंक्स आते हैं, लोगों ने बैंकों के नाम सुने हैं, परंतु एक नया बैंक जो आप लेकर आए हैं वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? समय सीमा की बहुत कमी है, उसके बाद एक फ़ोन हमारा वेट कर रहा है, उसके बाद हम लेंगे। आप पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है उसके बारे में बताएं। मैं ये बताना चाहूँगा, एयू बैंक ने, हमने 3 महीने से ही एयू फाइनेंशियर्स जो है, जिसको प्रदेश के बहुत सारे लोग जानते हैं एयू फाइनेंशियर्स के नाम से, हाँ। हमने बैंक में कन्वर्ट हो गए हैं 3 महीने पहले। तो अब हमारा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम हो गया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कई सारी आसान सुविधाएं अपने ग्राहकों के लिए, प्रदेश के ग्राहकों के लिए लेके आया है। जैसे कि आधार कार्ड देने पे, जैसे अभी जितेंद्र जी ने पूछा था पर्वत सर से कि बैंक बहुत ज़्यादा कागज़ मांगते हैं, तो हमारे यहाँ पे आधार कार्ड अगर आप दे देते हैं तो उससे आपका खाता हम खोल सकते हैं उससे, क्योंकि हम आपकी आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। हम हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर ब्याज देते हैं, जो देश में कोई भी बैंक नहीं देता है। कोई बैंक 3 महीने में देते हैं, कोई बैंक 6 महीने में देते हैं, लेकिन एयू बैंक आपको हर महीने ब्याज देता है। उसके अलावा एयू बैंक में ये भी सुविधा है कि हमारी हर ब्रांच के अंदर एटीएम लगाया गया है,
हमने ये भी कोशिश करी है कि हमारे छोटे जगहों पे भी जो ब्रांचेस हैं वो बड़े शहरों की ब्रांचेस के बराबर की ब्रांच हो। हमारे ऋण देने वाले अधिकारी भी हर ब्रांच में उपलब्ध हैं और आप जानते हैं, आप में से कई लोगों ने हमारे से लोन लिया हुआ है और ऋण देने की जो सुविधाएं एयू ने सबसे ज़्यादा आसान कराई हैं, इसी कारण से प्रदेश के लोगों ने हमें सहयोग देके इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसमें मैं और ये जोड़ना चाहूँगा कि एयू बैंक में अक्सर ग्राहकों को परेशानी किसी भी बैंक में ये होती है कि उनको डिपॉजिट स्लिप भरनी पड़ती है। हमारे बैंक में आपको कोई डिपॉजिट स्लिप नहीं भरनी है। आपके अकाउंट में अगर आपको पैसा निकालना है तो आप अपना आधार नंबर देके भी अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। हम ये मानते हैं कि आपका पैसा हमारे पास है तो हम आपके हुक्म को की तामील करते हुए आपकी सेवा करेंगे। तो आप अवश्य एयू बैंक में पधार के और देखिए हम आपको किस तरह से अलग सेवाएं देते हैं और जिससे कि कई ग्राहकों की जो परेशानियां हैं वो कम होंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि काबिले तारीफ होने के लिए वाकिफ़े तकलीफ होना पड़ता है। एयू फाइनेंसर ने अपने लंबे समय में अपने इस तरीके से करते हुए और एयू बैंक तक पहुंचते हुए एक मुकाम हासिल किया है। किसान भाइयों, ये था आज का हमारा एपिसोड जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार प्राइवेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक आप लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं। आवश्यकता है तो आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाने की। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे आज ही के दिन, आज ही के समय, किसी नए विषय के साथ, कुछ नए एक्सपर्ट के साथ। देखते रहिए A1 TV।